गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था गृह निर्माण की योजना बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम देखेंगे गृह निर्माण योजना के सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी कि किन सिद्धांतों पर ये काम करता है। तो सबसे पहले एक आदर्श भवन या आदर्श घर बनाने के लिए हमें कई योजनाएं बनानी पड़ती है, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हमें परिवार की आय और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे लागत या आर्थिक व्यय। भवन निर्माण में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना धन के तो हम भवन निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। मकान बनाने में कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी बनाने वाले को पहले से ही होनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करके ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भवन निर्माण पर धन खर्च करना चाहिए। मकान बनाने वाले अनुभवी व्यक्तियों के अनुसार मकान निर्माण पर किसी व्यक्ति के जीवन भर की आय का लगभग चौथाई भाग से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। भवन निर्माण करते समय कुल लागत का 20 से 30% धनराशि उसके पास नकद होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर हम बड़े मकान की योजना बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में उतना पैसा होना भी चाहिए। बड़े शहरों में मध्यम प्रकार के मकान बनाने का व्यय 400 से 500 रुपये प्रति वर्ग फीट आता है। यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का निर्माण करना चाहता है तो उसे 2 लाख 3,80,000 रुपये तक व्यय आ सकता है। अतः गृह योजना बनाते समय महत्वपूर्ण सिद्धांत को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड है अभिव्यंजकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति के अपने काम करने की, सोचने के ढंग भी अलग होते हैं और उनकी सोचने विचारने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए मकान का डिज़ाइन बनाने से पहले परिवार की आवश्यकताओं, विचारों, रुचियों, इच्छाओं को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर विचार विमर्श करके ही भवन निर्माण की निश्चित योजना और रूपरेखा तैयार करें। उसके बाद ही अपने मकान की योजना बनानी चाहिए। मकान बनाने की योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदर्श मकान की समस्त विशेषताएं, जैसे कि उसमें हवा रोशनी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, दिशा का भी ध्यान रखना है, उसकी सुंदरता पे भी ध्यान देना है, और जिससे कि उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है खुश रहे और अपनी पसंद के अनुसार उनका मकान बने। थर्ड है कार्यात्मकता। मकान का प्रमुख काम है परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मकान में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि हम दिन भर घर में रह के कई क्रियाकलाप करते हैं जो घर में रह के पूरे होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, खाना, सोना, आराम करना, नहाना धोना, पढ़ाई करना। इसके अलावा भी वह त्यौहार वगैरह आते हैं, शादी विवाह होते हैं, सब हम जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे घर में संपन्न होती है। अतः भवन निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पारिवारिक आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति सरलता से हो सके। उसमें एकांतता भी होनी चाहिए। परिवार के सदस्य जो होते हैं बेरोक टोक अपना काम कर सके। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही गृह निर्माण करना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्यों की संख्या, परिवार के प्रकार आदि भी जो है भवन निर्माण को प्रभावित करते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार ही मकान की योजना बनानी चाहिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी खुला खेलने के लिए स्थान होना चाहिए। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना अपना काम करना पड़ता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही मकान का निर्माण करना चाहिए। फिर है सुंदरता। मकान ने केवल सुरक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, बल्कि इसके निर्माण में सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए। मकान दिखने में सुंदर, आकर्षक होना चाहिए। उसमें कलात्मकता को भी विशेष स्थान देना चाहिए। मकान सुंदर और कलात्मक बने, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मकान की उपयोगिता कम ना हो जाए, इसलिए इसका डिज़ाइन भी ऐसा होना चाहिए कि साफ़ सफाई भी आसानी से हो सके। फिफ्थ है गोपनीयता। यद्यपि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना पसंद करता है, परंतु कुछ दिन भर काम करने के बाद, थकान होने के बाद व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसे एक शांतिपूर्ण वातावरण मिले, एकांत मिले, जिसमें कि वो अपनी थकान को मिटा सके, विश्राम कर सके। तो एकांतता भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि व्यक्ति के मन में शांति हो, मानसिक तृप्ति हो, उसे आंतरिक शक्ति मिले। चिंतन करने, अध्ययन करने, सोचने विचारने, पूजा पाठ करने के लिए भी एकांतता का होना अनिवार्य है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मकान में है उसके अंदर भी एक इस तरह का कुछ स्थान हो जहाँ पे व्यक्ति जो है शांतिपूर्वक अपना अध्ययन भी कर सके, पूजा पाठ भी कर सके और अपना शांतिपूर्ण वो बैठ सके। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए मकान का निर्माण करना चाहिए। फिर है परिवर्तनशीलता। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एक जैसे नहीं होती है, इसमें परिवर्तन भी आते रहते हैं।
तो हमें ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि कल तक जो छोटा बालक था, अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको पढ़ने लिखने के अलग अलग कमरा चाहिए। बाद में जब उसकी शादी होती है तो उसका परिवार बढ़ जाता है तो उसके लिए एक अलग से कमरा चाहिए। तो इन भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी हमें मकान का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होंगे, बड़े होंगे, तो उनकी जो दैनिक क्रियाकलाप है वो भी चेंज होते जाते हैं, परिवार भी बढ़ता जाता है। तो मकान तो रोज रोज तो नहीं बनेगा, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए मकान को निर्माण करना चाहिए, या उसमें इस तरह का व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में जो भी परिवर्तन आते हैं उनको हम सहजता से हम उनको स्वीकार कर सकें। जैसे कि अगर क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही तो आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न कक्षों में परिवर्तनशीलता अपनाई जाए ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। शयन कक्ष में अध्ययन कक्ष का समावेश, बैठक कक्ष में शयन कक्ष का समावेश, अतिथि कक्ष का आवश्यकता पड़ने पर उसको कक्ष को बदला जा सके। जन्मदिन, पार्टी, शादी विवाह आदि उत्सवों में भी हम मकान के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकें, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर है वृहदता। वृहदता का अर्थ है मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग। इस कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वृहदता कहते हैं। वृहदता का उद्देश्य होता है जगह की अधिकाधिक बचत करके उसका उपयोग करना, साथ ही आभास भी प्रदान करना कि जगह कम नहीं है, कमरे छोटे नहीं हैं। घर में स्थान का खुलापन होने से कमरा साफ सुथरा भी लगता है, बड़ा भी दिखता है, और इसके अंतर्गत मकान में उपलब्ध प्रत्येक कमरे में गैलरी का अधिक उपयोग करना होता है। एक कुशल अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी देखें तो तरीकों में कई तरह के नक्शे बनाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जगह को बड़ा दिखाया जाता है और उसका समुचित उपयोग किया जाता है। जैसे कि दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब बना दी जाती है, कमरे आयताकार बनाए जाते हैं। यदि दीवारें, फर्श और छत संलग्न हैं तो वृहदता का आभास होता है। छोटे कमरों की छत की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान की सही स्थिति होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे वाले भाग का भी हम उपयोग कर सकते हैं अलमारी बनाने के लिए, या स्नान घर बनाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। कमरों की दीवारों पर हल्के ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कमरा बड़ा दिखता है। बरामदे, गैलरी, लॉबी में दर्पण का प्रयोग करने से कमरा बड़ा दिखता है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए हम कमरे को मतलब छोटे कमरे को भी हम बड़ा दिखा सकते हैं, और कमरे का जो भी स्थान है उसको हम अधिक से अधिक उपयोग में ले सकते हैं। फिर है कमरे का समूहीकरण। समूहीकरण से तात्पर्य है विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। यदि गृह निर्माण योजना में समूहीकरण पर सूझबूझ के साथ विचार नहीं किया जाता तो आवास सुविधाजनक हो जाता है। परिवार के सदस्यों को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता है, अतः कमरों में आपस में पारस्परिक संबंध होना जरूरी है। जैसे कि अतिथि कक्ष, इसमें बैठक, भोजन कक्ष, भारी बरामदा, बगीचा। यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा शयन कक्ष में खुलता है तो उसमें सुविधा नहीं होगी, इसलिए बरामदा और बैठक कक्ष को समूह बना देना चाहिए। कार्यक्षेत्र, रसोई घर, भंडार गृह, चौक, बरामदा, ये सभी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एकांत क्षेत्र, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, स्थान गृह, ये जो होते हैं एकांत क्षेत्र में आते हैं। तो इनका पारस्परिक संबंध होना चाहिए। आदर्श व्यवस्था वह होती है जिसमें रसोई घर, बैठक, शयन कक्ष, स्नान घर, शौचालय तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र मार्ग हो तथा इन स्थानों पर आने जाने के लिए दूसरे कमरों से होकर ना गुजरना पड़े। फिर है फर्नीचर व्यवस्था। मकान का नक्शा बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर किस कमरे में कहाँ पर रखा जाना चाहिए। उसके हिसाब से दरवाजे, खिड़कियाँ निर्धारित जगह पर बनानी चाहिए। अलमारी आदि अलग अलग दीवारों पर व्यवस्थित होनी चाहिए। फर्नीचर का चयन काफ़ी सोच समझ कर किया जाना चाहिए, जिससे कि छोटे कमरे में भी स्थान जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जा सके। फिर है आने जाने का रास्ता। भवन निर्माण की योजना बनाते समय इस बात को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कमरों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का रास्ता नहीं होने से एकांतता भंग होती है। गैलरी, हॉल या छोटा बरामदा बना देने से एक कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से आया जा सकता है। आने जाने के रास्ते छोटे होने चाहिए, जिससे कि अधिक चक्कर न लगाना पड़े। भवन का बाह्य रूप। भवन के बाह्य रूप से तात्पर्य मकान बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, अर्थात मकान की बाहरी बनावट भी किस प्रकार की है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मकान का डिज़ाइन, खिड़की, दरवाजे के डिज़ाइन स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि देखने वाले का मन भी प्रसन्नता से खिल उठे और देखने पर मकान सुंदर, आकर्षक और कलात्मक दिखाई पड़े। इसलिए गृह निर्माण की योजना को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे कि परिवार की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, सदस्यों की संख्या, परिवार का प्रकार, कमाने वाले सदस्यों की संख्या, कार्य स्थल से दूरी, पारिवारिक आवश्यकता, पारिवारिक जीवन चक्र। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। थैंक यू।